नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आज हमारे साथ हैं शिक्षा जगत में बीते 17-18 सालों से शिद्दत से काम करने वाली डॉक्टर शशि पांडे शर्मा जी। आपका स्वागत है शशि जी। और कर क्या रही हैं आप शिक्षा जगत में, जो कि बड़ी चर्चा रहती है, कहीं वहां लेक्चर देती हुई दिखती हैं आप और अखबारों में छाई रहती हैं, क्या है मामला आपका? थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले इनवाइट करने के लिए, और दूसरा आपसे दोबारा मौका मिला मिलने का। तो शिक्षा क्षेत्र में सर 17-18 साल से काम कर रही हूँ और हमारी संस्था है DVM ग्रुप ऑफ स्कूल, जो कि दयानंद वैदिक मिशन के नाम से है। और हमारे स्कूल हैं पूरे भारत में है, बहरोड से शुरू होकर नेपाल तक हमारे स्कूल। दयानंद वैदिक मिशन क्या है? ये दयानंद वैदिक मिशन सर DAV के डायरेक्टर हुआ करते थे प्रोफेसर बचस्पति कुलमन जी। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी संस्था खोली, जिसमें बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। और वैदिक नॉलेज पर जनरली, वैसे तो ये K-12 स्कूल है, CBSE बोर्ड स्कूल है, सारे ही स्कूल हमारे CBSE बोर्ड है, बट हम वैदिक शिक्षा पर भी बहुत फोकस करते हैं। क्योंकि जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो हमारी संस्कृति पर ध्यान देने की जितनी ज्यादा जरूरत थी, वही काम हम बहुत पहले से कर रहे थे। थोड़ा ठहरते हैं और ये बताइए कि अगर आपके स्कूल का कोई एफिलिएशन चाहे दयानंद वैदिक मिशन का, तो क्या अर्हता है उसकी, क्या क्वालिफिकेशन है? अगर किसी भी जो भी इस पॉडकास्ट को कोई सुन रहा है तो सबसे पहले जगेगा कि डॉक्टर शशि से ये काम कराया जा सकता है, या तो क्या है कहाँ तक? सर जैसे कि सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, लैंड अगर उनकी है तो उसके बाद वो बता सकते हैं, अगर इनका इंटरेस्ट है स्कूल स्टार्ट करने का, सो उसके बाद प्रोसेस सब हमारा रहता है। कितना लैंड चाहिए? कम से कम 2 एकड़ तो होना चाहिए सर, किसी भी स्कूल को सक्सेसफुली और अच्छा एक एनवायरनमेंट देने के लिए बच्चों को। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी जगह ही नहीं है, स्पेशियस नहीं है आपके पास, तो आप कैसे किसी भी बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज के लिए आप ये तो CBSE स्कूल के लिए क्राइटेरिया है कि 2 एकड़ चाहिए आपको। जी जी जी। लेकिन आपका सिलेबस CBSE स्कूल से अलग है? नहीं, CBSE ही है सर, और उसके साथ साथ हमने चीजें ऐड ऑन करी हुई है। जैसे हमारी प्रार्थना मॉर्निंग में जो असेंबली होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उसमें हम वेदास, क्योंकि आर्य समाज से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर बचस्पति कुलमन जी, तो उनका कल्चर आर्य समाज की जो भावनाओं और उनके जो रास्ते हैं उनको लेकर काम करते हैं। क्या कितने बजट हो लोगों के पास स्कूल के अलावा, लैंड के अलावा स्कूल के लिए? जी, ये थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के तौर पर अगर बता पाए आपको। उसका प्रपोजल मैं आपको शेयर करूंगी सर। दर्शकों को ज्यादा जरूरी है जानना इस बात के लिए कि वो कोई मेरा मेल ID दे दीजिएगा सर, मैं नीचे पूरी डिटेल्स उसमें शेयर कर दूंगी। ठीक है, इस पॉडकास्ट में आपका मेल ID नीचे लगा होगा, संपर्क नंबर लगा होगा। जो भी चाहते हैं आने वाले दिनों में शिक्षा जगत में हस्तक्षेप करना, जमीन आप आर्थिक है, और लेकिन कोई ज्यादा महंगा तो नहीं है जैसे DPS और वगैरह ब्रांड नेम पे काफी महंगा वो मांगते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, फ्रेंचाइजी फीस हमारी बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। बाकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो तो जब हम सिस्टम अपना पूरा चलाते हैं तो फिर वो जो नॉर्मल कॉस्ट है वो तो रहेगी सर। बट ये है कि हर स्कूल में, चाहे वो DPS हो, चाहे वो DAV हो, चाहे वो हमारा DVM हो या XYZ कोई भी स्कूल हो, हर स्कूल हर एक बच्चे को और इस समाज को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। सब उसी आइडियोलॉजी के साथ अपना स्कूल या अपनी संस्थान शुरू करते हैं, और स्कूल भी वही शुरू करता है जिसका एक थॉट होता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। देखिए, अर्निंग तो ऑफ कोर्स है ही है, हम सभी जो जिसको कहते हैं कि आर्थिक देखते हुए अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए, वो तो है ही है एक पर्पस, बट समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना, एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बनाना, सिस्टम को स्मूथ करने के लिए और इजी कम्यूट के लिए। अब हमने अगर आपके घर के पास कोई स्कूल शुरू कर दिया तो आपके उधर एरिया की, मतलब उस विसिनिटी में कितने किलोमीटर के दायरे में लोगों को फायदा होने वाला है और आने वाली कितनी जनरेशन को उससे फायदा होगा। तो ये सोशल कॉज नहीं, बहुत पवित्र भावना है कि आप भावी पीढ़ी बना रहे हैं उस देश को, और जो भी स्कूल शिक्षा में जा रहा है वो आपका अपना बच्चा है। अगर आप वैदिक शिक्षा के माध्यम से उसे दे रही हैं या कोई सिलेबस, तो वो बड़ा पवित्र भाइयोस काम है, आसान काम नहीं, और ये भावना ऊपर से उतरता है, कोई सामान्य बात नहीं। ये तो वो आपके उस स्कूल के बारे में। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? सर, इसके अलावा हमारी एक संस्था है टाइम टू ग्रो मीडिया, जिसमें मैं को फाउंडर और वाइस प्रेसिडेंट हूँ,
जिसमें हम हर भारत के हर राज्य में जाकर जो जितनी भी सरकार है, मतलब जिस स्टेट में जो भी गवर्नमेंट है, उनके साथ मिलकर एक शिक्षा का सम्मेलन करते हैं, जिसमें सभी शिक्षक यानी कि प्रधानाचार्यों को इनवाइट करते हैं। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें गवर्नमेंट की अपनी तरफ से क्या काम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मिलकर एक जो मूवमेंट है उसको कैसे हम इजी बना सकते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। वो हम हर स्टेट में करते हैं। तो ये काम है टाइम टू ग्रो जी। टाइम टू ग्रो मीडिया के तहत हम हर राज्य में, और अभी तक हम 9 से 10 स्टेट गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट हैं, और एजुकेशन समिट अभी तक हम कर चुके हैं। तो हमारा ये 25वां एजुकेशन समिट अभी नागपुर में है 8 फरवरी को। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप कह रही हैं जी, इसके बारे में बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने शुरू का एजुकेशन से जुड़ी पड़ी है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी से अगर छोटे संक्षेप में कहूँ तो कैसे अलग है, संक्षेप में बताना चाहें? सर, इसके ऊपर तो बहुत डिस्कशन हो रहा है। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब से ये ड्राफ्ट हुई और जब से ये सिस्टम में आई, जब से इम्प्लीमेंट हुई, तो चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो बच्चे हो, मतलब इवन पेरेंट्स भी हो, तो सभी लोग अवेयर हो चुके हैं कि 5+4+4+3 का ये कॉन्सेप्ट जो है इसको क्रिएट हुआ। और इसमें स्किल बेस्ड लर्निंग को हमने बहुत इम्प्लीमेंट करवाया है कि हम ट्रेडिशनल स्टडी, ट्रेडिशनल मेथड पर काम करने के अलावा भी शिक्षा में हमें क्या चेंजेस लाने चाहिए और शिक्षा पे क्या चेंजेस हम करने चाहिए, उन सब चीज़ों की बातें हुई हैं। और जो कि आने वाले समय में अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी सभी के लिए बहुत नया है। जो लोग 15 साल, 20 साल, 35 साल से एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको भी अपने आप को बदलने में बहुत समय लगेगा। और जिसके लिए CBSE, NCERT और हमारी जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इवन जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सभी लोग एज ए ट्रेनर और सभी लोग एज अ सपोर्टिव बॉडी सब लोग बाहर आ रहे हैं। और टीचर्स को इनहेंस, मतलब टीचर्स को इन सब चीजों से अवेयर कराने के लिए बहुत काम बड़ा काम है। और इसलिए मैं ऐसे थोड़ा पूछा आपसे कि चूंकि ये काम कर रही है राज्यों में उतर करके, और प्रिंसिपल्स के सेमिनार्स कर रही है, स्कूल सेमिनार्स कर रही है, उन चीजों एक बड़ा कंट्रोवर्सी आया मीडिया में, होने कारण कंट्रोवर्सी ज्यादा समझ में आती है। ये कहा गया कि 8, 9, 10 प्रीवियसली एजुकेशन में वो एग्जामिनेशन फ्री था, कि आपको कंसंट्रेट नहीं 8th में, वैसे ही आपको ग्रिलिंग नहीं था कि आपको। और अभी जो NEP जब आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हुई है, शायद ये पहला दफा है कि वो कहा जा रहा है नहीं कंपल्सरी पासिंग होना पड़ेगा और आपको ये करना पड़ेगा। तो ये कंट्रोवर्सी इस लिहाज से है कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप वहां रोकना शुरू कर दोगे, और जब नहीं रोक रहे थे तो हमारा ग्रोथ बड़ा फास्ट हुआ था, खास करके IT सेक्टर में, कि बहुत सारे लोग खुद ब खुद IT समझ लेते थे, और 8, 9th के एजुकेशन में रोकने के बाद 12th के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज या बाकी काम करके खट से वो IT में चले जाया करते थे। अब आप वहीं रोकना शुरू करोगे और पुरातन व्यवस्था में चले जाओगे, जहां 8वीं पास करना ही सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी। तो ये कह रहे हैं कि ये लेखोना जो आया है नेशनल स्कूल से, वो थोड़ा टफ कर गया है। टफ तो सर कुछ भी नहीं है, बल्कि अब और इजी कर दिया है। बच्चों को जो फन वे में लर्निंग मेथड के थ्रू जो स्टडी कराना, और आप देखिए ना, पहले टाइम की स्टडीज और आज के टाइम की स्टडी में बहुत फर्क आ गया। अब तो चाहे वो हमारा IT सेक्टर हो, हर क्लासरूम में तो चॉक बोर्ड तो नहीं है, स्मार्ट बोर्ड हो चुके हैं। और बच्चों को किसी भी चीज से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाना टीचर्स के लिए बहुत इजी हो गया है, क्योंकि अगर वो बता रहा है ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन को उसने बोर्ड पे लिखा, ब्रेन की पिक्चर आ गई, ब्रेन के अंदर वेन्स क्या होती हैं, एवरीथिंग इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो जब हमारी लर्निंग इतनी इजी हो गई है, तो बच्चों को शायद पासिंग में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कहना तो खैर गलत होगा कि ये गलत हो रहा है या बच्चों के लिए बहुत टफ हो गया है। सिस्टम बहुत स्मूथ हो गया है, चाहे वो टीचर के लिए हो, चाहे वो बच्चे के लिए हो। अब डिपेंड करता है कि जो हमारे टफ लर्नर्स हैं, जो क्लास में जो बैक बेंचर्स आपको कहते हैं, बट वो बैक बेंचर्स भी हमारे इतने स्मार्ट हैं कि आप देखिए इंडस्ट्री में जितने भी टॉप बिलियनियर्स मिलियनियर्स बैठे हुए हैं, वो सारे ही मोस्टली, सारे की तो बात नहीं होगी। बैक बेंचर जो इसलिए आया है कि आपने जो एग्जामिनेशन सिस्टम था उसको थोड़ा लेकुना रखा, उस हल्कापन रखा, ताकि बैक बेंचर भी उसको
वो एग्जामिनेशन सिस्टम रिप्रेजेंट करे, क्योंकि 3 घंटा में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसकी बड़ी दुहाई दी जाती है पॉलिसी मेकर्स को। 3 घंटा में ही आपका बेस्ट ब्रेन काम करेगा और रेस्ट ऑफ द टाइम जो है 21 घंटे वो ठीक से काम नहीं करेगा, या 21 घंटे काम कर रहा है और उसके अलावा 3 घंटे में एग्जीक्यूट करो। ये जो इशू है ये बड़ा अभी भी ह्यूमन रेस में ये चैलेंज है। कैसा एग्जामिनेशन सेंटर क्यों होगी 3 घंटे ही आपको बेस्ट दिमाग काम करना है, इसका कैसे जवाब है, या फिर आप लोग जैसे शिक्षा में लोग काम कर रहे हैं इस चीज को कैसे समझते हैं? देखिए सर, एक दिन में तो आपको भी पता है कि आपने भी मीडिया में बहुत कुछ नहीं कर लिया होगा, या मैंने भी एक दिन में या एक महीने में ये सारी चीजें नहीं कर ली होंगी। साल भर बच्चे को जब चीजें पढ़ाई जाती हैं तो उसको कुछ पर्टिकुलर, इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, इसीलिए हमारे ऐसे वन होता है जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। तो वो सेमेस्टर एग्जाम्स में जब हाफ करके पार्ट में बच्चों का टेस्ट लिया जाता है या असेसमेंट, अब तो टेस्ट वर्ड ही नहीं खत्म हो गया, अब तो बच्चे को असेस किया जाता है। एग्जाम भी अगर हम कहें तो अब तो वो एग्जाम फोबिया भी खत्म होता जा रहा है। आप देखिए हमारे लास्ट 10 वर्षों से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर भी शिक्षा पे परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, और जो स्ट्रेस लेवल था आपने भी देखा होगा कि वो ग्राफ कितना डाउन हुआ है। जितने सुसाइड केसेस होते थे, जितना स्ट्रेस लेवल की वजह से चीजें होती थी, वो कितनी कम हुई है। तो जब हम अगर वो 3 घंटे की आप बात करें तो शायद वो स्ट्रेस ना तो पेरेंट देना चाहता है, ना टीचर देता है, और ना ही बच्चे में रह गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें तो बहुत हद तक कम हुई है। स्ट्रेस एक लेवल पर होता था हमारे आपके टाइम में, शायद हमारे आपके ऊपर भी रहा होगा, मेरे ऊपर भी रहा, कि हमें इतनी मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स में तो अभी भी है। जिस पेरेंट्स के दिमाग में है कि नहीं मेरे बच्चे को 90, आज आपके और मेरे टाइम में सर 99.99% कब आएगा, बट आज अब बच्चों के आ रहे हैं। आप देखिए क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो उस बच्चे को उस तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो। हर सेक्टर में स्टडी पैटर्न एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्टडी पैटर्न। अभी हम फिनलैंड स्टडी की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, फिनलैंड की स्टडी हो या हमारी जापान की स्टडी कल्चर हो, तो वो सब कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता जा रहा है, और हम भी कहीं ना कहीं कुछ उसी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्किल बेस्ड लर्निंग। जब हम स्किल बेस्ड लर्निंग पर बहुत ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं तो जो बच्चा कल्चरल, जो हमारी ट्रेडिशनल स्टडी है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, तो नटशेल में उसको इतना पता होता है कि मुझे इतने पासिंग मार्क्स लेके आने और मैं इतना कर सकता हूँ, तो वो 3 घंटे में उतना करेगा। और जो जिस बच्चे ने बहुत डीपली स्टडी करा है, जिसको कॉन्सेप्ट, देखिए हम सबका माइंड अलग तरीके से, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चों को पढ़ के समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चों को सुन के समझ में आ रहा होगा। तो जो समझने का तरीका है और जो पढ़ाने का तरीका है और जो लिखने का तरीका है, वो सबका अलग अलग है। तो जो 99.99% लेके आ रहा है और जो 34% भी लेके आ रहा है, तो वो सबका एक कैपेसिटी अपना अलग अलग है, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। कह रही हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सब चीजों पे एड्रेस किया गया है। जी। ऐसा आप देख रही हैं, क्योंकि आप ट्रेनर के तौर पे देश भर में बता रही हैं, उसको एजुकेट कर रही हैं। एक पहलू और है बड़ा इंपॉर्टेंट कि स्किल को बार बार ये बात सवाल आ रही कि दुनिया में भारत सबसे बड़ा स्किल फोर्स है, ह्यूमन फोर्स है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए यहाँ सबसे बड़ा स्किल वर्कर्स या जो भी स्किल टैलेंट कह लीजिए या स्किल ब्रेन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वर्कर को कहने से अगर बुरा लगता है तो वो स्किल्ड होना बाकी है। एक गैप है, बड़ा मेजर गैप है कि जो एजुकेशन करके हम निकलते हैं तो हमें लगता है अचानक कि हम निकले बाहर और मैक्सिमम कॉलेजेस के पास महंगी फीस तो हो गए, लेकिन बाहर निकलने का बच्चा खड़ा हो जाता है और कहता है कहाँ नौकरी मिली मुझे, प्लेसमेंट के लिए 10% प्लेसमेंट हुआ, कंपनी आई नहीं आई, और वो लगभग 16 साल की पढ़ाई के बाद आकाश की तरफ सीधा देखता रहता है, कहता है अरे क्या हो गया, पेरेंट्स भी कहते हैं क्या हो गया। तो इसको एड्रेस किया गया है क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में? सर देखिए, सबसे पहले वही स्किल वाली जो आपने बात करी, तो स्किल बेस्ड लर्निंग तो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, और आप देखिए कि हमारा जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, वो भी कितने ही तहत काम कर रहा है, चाहे वो महिला वर्ग हो,
चाहे वो हमारा कमजोर वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, सभी को इन्वॉल्व करके स्किल की ट्रेनिंग तो खैर सबको मिल रही है। अब हम बात करते हैं स्कूल में जो स्किल लर्निंग की कैसे आए हैं। उसमें 10 बैगलेस डेज जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके अलावा भी जो हमारा नॉर्मल स्टडी पैटर्न है उसमें स्किल को इन्वॉल्व किया गया है कि कोई बच्चा अपने कोर्स के साथ अगर म्यूजिक ले जाना चाहता है, अपने जो कोर इंटरेस्ट जो उस बच्चे का होता है, अगर वो कारपेंटरी में जाना चाहता है या पोट्री में जाना चाहता है या किसी और अदर जो ऐसी उसकी जो हॉबी है उसको वो अपना एज अ करियर चुनना चाहता है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनर्स विल बी देयर इन द स्कूल। So principal or the school management, they have to invite the perfect trainer for the student. तो जब बच्चे की जो कोर एरिया है, जो इंटरेस्ट एरिया है, जब स्किल उसका जो डेवलप होगा, तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में उन सब चीज़ों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी जो आप अभी कह रहे हैं। और जहाँ तक रही प्लेसमेंट की बात, तो अगर बच्चे ने एक अच्छे तरीके से स्टडी को किया है तो जॉब की तो खैर हमारे भारत में अब जो पहले कहा जाता, देखिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक अलग अलग सेगमेंट है। जो IIT और IIMs में गए हुए हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अलग है, बट जो हमारे बिलो रैंकिंग वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। आज के टाइम में तो हम जब आपदा में भी हमने अवसर को ढूंढा, जब आपदा में भी हमने अपॉर्चुनिटीज निकाली, तो आज का जो बच्चा है वो खाली रहेगा ही नहीं। अगर उसके स्किल्स इंप्रूव हैं, उसने अपना माइंडसेट कर रखा है, जस्ट उस बच्चे को एक अच्छी ट्रेनिंग मिलनी, यानी अच्छा एक काउंसलर बनना बहुत जरूरी है। एक अच्छा काउंसलर होगा तो शायद वो आपकी, मेरी या एक बच्चे की या एक पेरेंट की, सभी की एक अच्छी काउंसलिंग कर सकता है, जिसके लिए हर कॉलेज एक काउंसलर अपने पास जरूर रखता है। डॉक्टर सिंह, मैं देख रहा हूँ कि अपने यहाँ ही एक जॉब में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बनने के बाद से लास्ट 11-12 सालों में फ्रीक्वेंट विजिट हो रहा है और हमारे हाथ बड़े लंबे होते जा रहे हैं, अलग अलग देशों के दरवाजे खुल रहे हैं, वहाँ के मार्केट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग, बहुत सारे देश तो वीजा फ्री हो गए और बहुत सारे देश में भारतीयों की डिमांड बढ़ी। उसके लिहाज से ये जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या जो आप स्कूल चला रही हैं कि बाहर जाकर के भी हमारे बच्चे बेहतर कर पाए या उधर भी देख पाए, इस पे भी कोई काम हो रहा है क्या? इसके लिए बहुत सारे ड्राफ्ट्स चल रहे हैं। जैसे कि मैं अभी मेरा लेटेस्ट, अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा, तो NAC के जो चेयरमैन हैं, जो कि पूर्व AICTE के चेयरमैन थे, कुछ बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी डेवलप हो रही है, पॉलिसी मेकिंग का काम चल रहा है कि हमारे इंडिया के जो बच्चे हैं उनकी सर्टिफिकेशन किस किस कंट्रीज में उनके लिए इजी अप्रोचेबल रहेगा और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे, जो कि बहुत सारे ड्राफ्ट ऐसे बन चुके हैं और आने वाले समय में आपको उस पर भी काम मिलेगा। क्योंकि जब मैं उनसे बात करती हूँ अनिल सहस्त्रबुद्धे सर के साथ, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई हैं कि आने वाले समय में भारत का बच्चा बाहर और बाहर के जो बच्चे हैं वो भारत में आने की रास्ते जो है वो और स्मूथ हो जाएंगे। तो बहुत सारी पॉलिसीज पे ऐसे काम हो रहा है। और दूसरी बात, अब आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम प्राउडली कह सकते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बने, और ठीक है, लेकिन एक है रखा गया कि 2047 तक हम विकसित दुनिया में शामिल हो जाएंगे, बड़े तौर पे शामिल हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको लग रहा है कि जो पॉलिसी सिस्टम है, खास करके एजुकेशन को लेकर, आपसे एजुकेशन की बात की जा सकती है, जब हम अभी 2025 में बात कर रहे हैं और अगले 27 सालों की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो हम बच्चे तैयार कर रहे हैं या जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जो अगले 27 साल में लोग निकलने वाले हैं, वो दरअसल विकसित दुनिया के अवलंबदार होंगे? बिल्कुल होंगे सर। आप सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि क्या कभी हमने सोचा था कि कभी कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे बच्चों के साथ बातें करें? कभी आपने सोचा था कि कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल बच्चे के थॉट को लेकर उन सब चीजों पे इम्प्लीमेंट करेगा? तो आज जब हम अलग अलग राज्यों में से जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हर प्रिंसिपल, हर टीचर सबसे पहले पेरेंट के पर्सपेक्टिव से पहले बच्चे के पर्सपेक्टिव को देखता है। अगर पेरेंट कोई कंप्लेंट या पेरेंट सोच रहा है और बच्चे को अगर किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो क्योंकि हमारे आने वाला फ्यूचर ही बच्चा है,
अगर हमने उस पर काम नहीं करा, दबाव के साथ अगर आप किसी पर प्रेशर बनाते जाएंगे तो वो चीज जो है वो अच्छे से नर्चर नहीं हो पाएगी। तो आप देखिए हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सर फाउंडेशनल स्टेज पर बहुत काम किया जा रहा है, जो हम जिसको हम अर्ली ईयर्स कहते हैं अभी, और उसमें अब बाल वाटिका हो गई हमारी, और जो ये अर्ली फाउंडेशन है इस पर इतना काम हो रहा है कि फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर भी काम हो रहा है। जहाँ पे पहले बच्चे को पेंसिल दे देते थे और कहते थे ABCD लिखो, उन सब चीजों से परे आज बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। बच्चे को किस तरह से आपको स्टोरी सुनानी है, वो राइम का कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। CBSE अभी एक नया पैटर्न लेके आया, जादुई पिटारा। उसमें बच्चे का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है। आप पहले हमारे आपके समय में कविता या कहानी जो है, कविता हमें रटा दी जाती थी। आज के टाइम में बच्चे को जादुई पिटारे के कॉन्सेप्ट से उस बच्चे को उस स्टोरी का मोरल पहले सबसे पहले बताया जा रहा है कि अगर वो स्टोरी या कविता कही जा रही है कि तारे चमचम करते हैं, तो तारे क्या है, चमचम कर रहे हैं, वो चीज क्या है और तारे हैं कहाँ पर। तो एक रूट से कनेक्ट करना बच्चे को, ताकि वो चीज जो फाउंडेशनल स्टेज पर जो काम किया जाएगा वो ही हमारा फ्यूचर है। तो फाउंडेशनल स्टेज पर बहुत काम हो रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत चेंजेस आए हैं, और आने वाले समय में जो हम 2047 की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा देश इन्हीं फ्यूचर जो हमारे जो बच्चे जनरेशन है इसी के साथ ही विकसित देश। ये तो गुलाबी बातें हो गई, लेकिन वास्तविकता जो मैं देख रहा हूँ कि वास्तविकता एक बड़ा गैप है। जैसा पहले भी आपसे मैंने पूछा कि एक सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल की मशरूमिंग है पूरे देश में। वहाँ जो कॉमन आदमी है और सरकारी स्कूल की हालत बड़ी खराब है, राज्यवार तो बहुत ही हालत खराब है। वहाँ उसके पास टीचर नहीं है, उसके पास फैसिलिटी नहीं है, उसके पास रिसोर्स नहीं है, और काफी दबाव दिया जा रहा है या लगातार अनसुनी बातें की जा रही हैं कि शिक्षा के लिए आपको 2% कम से कम टोटल बजट का कम से कम 2% खर्च करना पड़ा है। ऐसा हो नहीं पा रहा है, और इससे जो एक गैप है, सिविलाइजेशन गैप, वो गहरा होता जा रहा है। इसको कैसे देखती हैं आप? कि जब इसको फिर और मैं फ्रेम कर दूं सवाल को कि एक झोपड़ी में रहने वाला बच्चा वही बच्चा है, और एक आलिशान इलाके में रहने वाला बच्चा वो भी बच्चा है। दोनों के लिए शिक्षा में जो भेदभाव है, इसको गैप करने के बारे में कोई मिशन काम हो रहा है? सर देखिए, आप बात कर रहे हैं, शायद आप उन एजुकेशन मिनिस्टर या उन प्रिंसिपल सेक्रेटरीज या उन अथॉरिटीज के शायद से नहीं मिलेंगे। मैं हर स्टेट में जाती हूँ, हर स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हर स्टेट का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, सबके साथ जब मैं मिलती हूँ और उनके साथ जब मैं बैठती हूँ, तो टू बी वेरी फ्रैंक सर, जो मैं देखती हूँ कि जो आप बजट की बात कर रहे हैं, वो बजट सच में एलोकेट है, वो सुविधाएं सच में मिल रही हैं। सबसे ज्यादा अगर हम कमी कहें कि उस जो झुग्गी में रहने वाले बच्चे को फैसिलिटी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, उसको फैसिलिटी के लिए वो एलोकेट हो रहा है, बट सबसे ज्यादा समस्या है टीचर्स। ये एक बहुत कड़वा सत्य है जो कि वहां पे सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को भी पता है कि जो वहां का टीचर है वो ना तो पढ़ाना चाहता है ना पढ़ना चाहता है। उनको आराम से सर सैलरी मिल रही है, उनको आराम से उनकी चीजें चल रही है, जब क्योंकि मोस्टली सर जितने भी सरकारी जो अध्यापक हैं, लोग हैं, इन लोगों की चीजें जो हैं वो ज्यादातर आप देखें सब इस पर इनको वोट में लगा दिया जाता है, जनगणना पे लगा दिया जाता है, कितनी सारी चीजों पे इनको वैसे इन्वॉल्व कर दिया जाता है। एजुकेशन छोड़ के वो टीकाकरण में लग रहे हैं, बाकी चीजें स्कूल छोड़कर बाकी सारे काम उनसे कराया जाता है। तो जो शिक्षा की चीजें हैं, वो शिक्षा की चीजें बहुत मतलब वो लेवल कम होता जा रहा है। जो ट्रेनिंग की बात होती है कि बच्चों टीचर्स को NEP, अभी आप गवर्नमेंट स्कूल के किसी भी टीचर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछ लीजिए, वो तब की बात बता रहे होंगे आपको जिस टाइम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोरोना के टाइम पर आई थी। 2020 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, लोग उसी की बात कर रहे हैं, टीचर्स को वही पता है। बट आज के टाइम में आप देखिए, अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करें तो यहाँ का जो अध्यापक है वो NCF की बात करता है। NCF इज अ बाइबल इटसेल्फ। NCF क्या हुआ? NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो जो NEP बना है, उस NEP को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आज का जो अध्यापक है प्राइवेट स्कूल का, तो NCF की बात करता है। NCF में आपको
स्किल बेस्ड लर्निंग पर कैसे काम करना है उसकी ब्रीफिंग। और उस पे काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, ड्रास्टिकली काम हो रहा है। कई राज्यों में आप जा रही हैं, कौन से राज्य ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में या उस मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए बेहतर काम कर पा रहे हैं, अगर आप गिनना चाहें तो? सर देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मैंने जो डीजी सर हैं विजय किरणानंद जी, जिनको अभी को उनका चार्ज मिला हुआ है, जब तक वो रहे उनके समय तक मैंने देखा है बहुत अच्छा काम हुआ है, और अभी भी उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है अपने लेवल पर। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हरियाणा सरकार में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NCF पर और बहुत ड्रास्टिकली काम हो रहा है, और जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो भी क्यूरियस हैं कि कैसे उन बच्चों को डेवलपमेंट उन बच्चों का हो सके, और उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, टीचर्स को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ट्रेनिंग सेशंस बहुत सारे हो रहे हैं, तो बहुत सारा काम हो रहा है। दिल्ली ने तो बड़ा बोलबाला रहा, दिल्ली कहती रही कि हमने तो बहुत अच्छा किया। सर देखिए, दिल्ली की बात तो दूर तक जाएगी, ये सभी जानते ही हैं, और दिल्ली में सिस्टम सर अभी भी खराब है। जब तक चार्ज सिसोदिया जी के हाथ में था, क्योंकि मैं पर्सनली उनसे मिली हूँ, उनकी चीजों को देखा है, तो कुछ बहुत बेहतर चीजें रही है। इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, चाहे हम और आप किसी भी विचारधारा के साथ हो, बट सिसोदिया सर के समय पर चीजें बहुत अच्छी हुई थी, और अब धीरे धीरे सिस्टम जो भी हो रहा हो वो मुझे ज्यादा इसकी नॉलेज नहीं। कर्नाटका सरकार भी अच्छा कर रही है, बट थोड़ी सी चैलेंजेस उनके साथ ये आए थे कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया था, क्योंकि वो KEP कह रहे थे, और वो KEP पूरा वर्जन NEP का ही है, तो वो कर्नाटका एजुकेशन पॉलिसी कहना चाहते थे। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सर सबसे पहले यही कहती है कि मातृभाषा में शिक्षा देना। सबसे पहले उसमें यही कहा जाता है कि जो आपकी जो लोकल लैंग्वेज, जिसको हम रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, रीजनल लैंग्वेज में आपको, जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी में भी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, जो हमारी लोकल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो और दूसरा अगर हम बात करें तो तेलंगाना सरकार भी अच्छा कर रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने अडेप्ट किया है, और वहाँ पर अगर अधिकारियों की बात करें तो देवसेना मैडम इज दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी। हो सकती बात पुरानी हो जी, हम लोग तीन भाषा की बात करते रहे बहुत समय तक जी। बहुत लोग इस बात के लिए रिजिट रहे हैं कि मातृभाषा होनी चाहिए। तमिल बच्चा चाहता है या तमिल सरकार चाहती है तमिल में ही पढ़ाई जी। कन्नड़ चाहता है कन्नड़ में पढ़ाई हो, मराठी चाहते हैं मराठी, बंगाली चाहता है बंगाली, पंजाबी चाहता है पंजाबी में पढ़ाई, और इसकी वजह से तेलुगु वाले तेलुगु चाहते हैं। इसकी वजह से एक गैप सा क्रिएट हुआ, और अल्टीमेटली सबने माना कि इंग्लिश जोड़ लो और हम बाहर निकल लेंगे जी। तो उससे बात बन गई या फिर बात बिगड़ी है काफी? सर देखिए, इंग्लिश को तो हम एक सेकंड लैंग्वेज मानते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी भारत की हिंदी ही कहलाती है, जो कि हमारी मातृभाषा है। बट हम जिस राज्यों में जाते हैं तो रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज अलग होती जाती है। उसी सिस्टम को इजी करने के लिए आप घर में अपने बच्चे के साथ हिंदी तो नहीं बोलते होंगे, मतलब अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो आप हाँ जिस राज्य में हैं तो आप मराठी में बात करेंगे। अब वही बच्चा, उसकी जब अपब्रिंगिंग मराठी लैंग्वेज में हुई है, जैसे ही बच्चा मतलब पहली बार स्कूल जाना शुरू करता है तो उसको स्टार्ट हो जाता है टीचर इंग्लिश में बात करना शुरू कर दी या हिंदी में बात करें, जिसमें कि वो कंफर्टेबल नहीं है। तो बच्चों के कंफर्टेबल जोन को क्रिएट करने के लिए, बच्चों का टीचर के साथ एक अच्छा मिंगल अप होने के लिए, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होने के लिए इस रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन इंटरलिंकिंग जो भाषा है, जो मैं छोड़ दिया आपको कहते हुए कि इंग्लिश बन गया है, उसको रिप्लेस करने के लिए हिंदी होना चाहिए या संस्कृत होना चाहिए, व्हाटसोएवर। हिंदुस्तान में एक इंटरलिंकिंग भाषा जैसे ही आप मातृभाषा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो इंटरलिंकेज और भाषा तो होनी चाहिए कोई। बट वही है कि अभी इंग्लिश, देखिए इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको शायद सभी लोग तो नहीं समझ सकते हैं, बट हम अगर किसी और कंट्री में जाकर अपने बात को कहना चाहते हैं तो वहाँ के लोग शायद ना तो हिंदी समझेंगे, ना तो संस्कृत समझेंगे, ना कि आपकी मराठी, ना तमिल, ना कन्नड़, दे विल अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो वो आपको एक कंफर्टेबल जोन देने के लिए, जब आप जब तक हिंदी का विरोध खत्म नहीं होता तब तक इंग्लिश। बिल्कुल। अब धीरे धीरे तो अदर कंट्रीज में भी आप देखिए लोग हिंदी भी सीखना चाह रहे हैं,
जो अब चेंजेस हुए हैं, जो कि मैं जब कुछ लोगों से बात करती हूँ, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैं जाती हूँ, तो लोग हिंदी में नमस्ते के साथ साथ बहुत सारी बातें भी करना शुरू कर देते हैं। तो हिंदी उनके लिए भी एक लर्निंग लैंग्वेज बनती जा रही है। बहुत लंबा अपना इंटरव्यू बातचीत हो गई, लेकिन आखिर में कि स्किल, जो फिर से एक बार बात कर रहा हूँ कि स्किल को एजुकेशन से कैसे जोड़ा जाए कि कम से कम पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के रेशम आ जाए। अगर जैसे क्रिएटिव राइटिंग हम करते हैं तो हमें क्रिएटिव राइटिंग के लिए 6 महीने का कोर्स चाहिए, और मैं उतना ही कर सकता हूँ जो कोई ग्रेजुएशन का डिग्री करके आया है या कुछ करा है। अगर बैचलर ट्रेन है तो इतने से बात बन जाती है। तो उस स्किल लर्निंग को कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? उसके लिए सर नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बहुत काम कर रही है, और वो जो आप ये वर्ग, जिस वर्ग की आप बात करें कि 6 महीने की ट्रेनिंग मिलने के बाद वो उसको जॉब मिल जाए या उसको कहीं पर प्लेसमेंट हो जाए, तो अगर हम अभी बहुत सारे इसमें नए नए वर्ड्स आ गए हैं, आप जब वो एजेंडा उठाएंगे या जब वो ड्राफ्टिंग उठाएंगे नेशनल एजुकेशन NSDC की, तो उसमें चाहे वो हमारा प्लम्बर हो, उसको प्लम्बिंग का एक सर्टेन एक टाइम ड्यूरेशन का उसका एक कोर्स है, उसका सर्टिफिकेशन है, उस सर्टिफिकेशन के बाद उसको कहीं पर भी गारंटीड जॉब मिल सकता है। गारंटीड इन द सेंस कि लाइक उसको सर्टिफिकेशन के साथ उसको वो जॉब मिल जाएगा, वो कहीं पर भी दिखाएगा। अदरवाइज क्योंकि सर्टिफाइड करना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्लम्बिंग के लिए हो, चाहे वो अपना किसी भी मैकेनिकल कोई भी वर्क हो, चाहे किसी वर्कशॉप में वो काम करने वाला बच्चा हो उसको, चाहे वो हमारा प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, पोर्टरिंग, बहुत सारी चीजें, इतने सारे वर्टिकल हो गए हैं। जो हमारे छोटे वर्क के लोग हैं जो ग्लास वर्क करते हैं उनके लिए भी वर्टिकल बन गया है। तो NSDC उन लोगों को सर्टिफाइड कर रही है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स एलोकेट किए गए हैं PMKVY के वाया, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने साथ लोगों को, बच्चों को और ऐसे जनरल कोटे के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके छोटे छोटे सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसके तहत स्किल लर्निंग पर काम। स्किल लर्निंग पे बहुत काम हो रहा है। बहुत सारी शिकायतें आई हैं, वो शिकायतें इस संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह, जहां मैं कह रहा था कि आप पढ़ के निकलते हैं, उन कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने के बजाय अलग अलग एंटिटी है, और बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट लोग लेने में सफल हो जा रहे हैं जिनको जब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो सर्टिफिकेट के जरिए। इजराइल का मामला आया है, बहुत सारे वर्कर्स यहाँ से चले गए प्लम्बिंग का सर्टिफिकेट लेके, BCP सर्टिफिकेट लेकर, जो भी इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट लेकर, लेकिन जो वहाँ प्रैक्टिकल करने का वक्त आया तो नहीं कर पाया वो। ऐसे बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, सर्टिफिकेट तो उनको मिल जा रहा है। तो इस काम को, ये जो प्राइवेट एंटिटी के तौर पे लोग काम कर रहे हैं और सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उसके बजाय किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक रिस्पॉन्सिबल वो भी चल रहा है सर। उसमें उसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप मॉडल। अप्रेंटिसशिप मॉडल में जो जनरल कोटे के जो लोग हैं, जिसको आप बात कर रहे हैं कि जैसे ऐसी सिचुएशन आई, आपने कहा आपदा में भी उन सब चीजों को कैसे ट्रेन किया जाता है, अप्रेंटिसशिप मॉडल में इन सब चीजों पर काम। भारत के सुंदर भविष्य के लिए आप काम कर रही हैं और इसी सुंदरता से आप काम करते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।